Hello everyone, welcome to my channel The Pharma Pathshala. Myself Surji Singh, Assistant Professor at Local University. Today we will discuss about the systemic antidote. Last lecture में हमने डिस्कस किया था मैंने डिस्कस किया था ड्रग डिपेंडेंस, ड्रग अब्यूज़, ये डिफरेंट टर्म्स और इनसे रिलेटेड ट्रीटमेंट एंड कॉम्प्लिकेशन डिस्कस किए थे. आई होप कि आपने वो सारे वीडियो देखे होंगे बिकॉज फॉर द पर्पज़ ऑफ एग्जामिनेशन दोज वीडियोज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज. सो आप प्लीज़ सारे वीडियोस देखिए, ये आपके लिए ही बेनिफिशियल होंगे फ्यूचर में. और स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक है वो है सिस्टमिक एंटीडोट. सिस्टमिक एंटीडोट क्या होता है, सिस्टमिक एंटीडोट की क्लासिफिकेशन क्या होते हैं, तो आज के वीडियो में हम ये सब डिस्कस करेंगे. सो स्टूडेंट, अभी तक आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो काइंडली सब्सक्राइब इट, जिससे आपको आगे के नोटिफिकेशन मिलते रहें. सो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं हम अब टॉपिक व्हाट इज़ द एंटीडोट एंड व्हाट इज़ द सिस्टमिक एंटीडोट. सो अभी हम टर्म पे आते हैं कि यहाँ पे दो टर्म है. फर्स्ट इज़ द systemic, okay, this one, systemic and antidote, okay. सो स्टूडेंट, यहाँ पे क्या है कि सिस्टमिक का मतलब क्या होता है कि जो आपके ब्लड से रिलेटेड हो, ठीक है, सिस्टमिक सर्कुलेशन यानी ब्लड से रिलेटेड. एंड एंटीडोट, डोट की मीनिंग क्या होती है स्टूडेंट? डोट का मतलब कोई भी जेनोबायोटिक्स, कोई भी फॉरेन सब्सटेंस, कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो कि आपकी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड नहीं है और बॉडी को हार्म पहुंचा रहा है, ठीक है, वो होता है आपका डोट. ओके, यहाँ पे क्या है? एंटीडोट, यानी कि जो क्या कर रहे हैं कि डोट यानी पॉइजन, जो आपका फॉरेन सब्सटेंस है, जेनोबायोटिक्स है, जो फॉरेन सब्सटेंस को क्या कर रहे हैं? काउंटर एक्ट कर रहे हैं, यानी जो पॉइजन के इफ़ेक्ट को अपोज कर रहे हैं. काउंटर एक्ट का मतलब क्या होता है कि उनके अगेंस्ट वर्क करना, उनके अगेंस्ट इफेक्ट देना, दैट इज़ द काउंटर एक्ट. ओके, तो सिस्टमिक एंटीडोट का मतलब क्या हुआ कि सिस्टमिक एंटीडोट वो सब्सटेंस होते हैं जो आपके पॉइजन के इफ़ेक्ट को कम करते हैं, पॉइजन के इफ़ेक्ट को काउंटर एक्ट करते हैं. ओके, सो स्टूडेंट, यहाँ पे हम आ जाते हैं डेफिनेशन पे. व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ द एंटीडोट? सो अकॉर्डिंग टू द WHO, ओके, देयर इज दिस वन इज़ द WHO. आपको पता है WHO क्या है? WHO इज़ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन. अकॉर्डिंग टू द WHO, एंटीडोट वॉज डिफाइंड एज अ थेरेपेटिक सब्सटेंस यूज टू काउंटर एक्ट द टॉक्सिक एक्शन ऑफ स्पेसिफाइड जेनोबायोटिक्स. ओके, ये जेनोबायोटिक्स क्या होते हैं? ठीक है, जेनोबायोटिक्स क्या है कि आपके कोई भी फॉरेन सब्सटेंस, ओके, फॉरेन सब्सटेंस हैं जो क्या कर रहे हैं, आपकी बॉडी को एज सच रिक्वायर्ड नहीं होते हैं, ठीक है, और इनकी प्रेजेंस क्या होती है? हार्मफुल होती है हमारी बॉडी के लिए. तो यहाँ पे क्या है, WHO ने क्या कहा है कि एंटीडोट वो सब्सटेंस होते हैं जो क्या कर रहे हैं कि जो भी जेनोबायोटिक्स यानी जो भी पॉइजन है उनके इफ़ेक्ट को, यानी उनके टॉक्सिक इफ़ेक्ट को क्या कर रहे हैं? काउंटर एक्ट कर रहे हैं, यानी अपोज कर रहे हैं, ठीक है. सो एंटीडोट वो सब्सटेंस होते हैं जो पॉइजन के इफ़ेक्ट को काउंटर एक्ट करते हैं, यानी पॉइजन के इफ़ेक्ट को कम करते हैं या पॉइजन के इफ़ेक्ट को के अपोजिट एक्शन देते हैं, ठीक है. तो दैट इज़ कॉल्ड द एंटीडोट. सो अकॉर्डिंग टू WHO, एंटीडोट वाज अ substance or therapeutic substance used to counteract the toxic action of the specified जेनोबायोटिक्स. तो ये था आपका एंटीडोट. इसके थ्रू हम समझ सकते हैं कि एंटीडोट किस तरह से पेशेंट को सर्वाइव करते हैं. जब भी आपको क्या है कि आपको पता है कि पॉइजनिंग होती है तो हमें कुछ सपोर्टिव थेरेपी देनी पड़ती है. सपोर्टिव थेरेपी का मतलब आपको पता है कि हमको प्रॉपर वेंटिलेशन मेंटेन करना पड़ता है, उसका BP, हार्ट रेट, यानी कि जो वाइटल फंक्शंस हैं उनको मेंटेन करना पड़ता है, ठीक है. तो जब भी अगर कोई भी पर्सन आपका पॉइजनिंग से सफ़र कर रहा है तो सबसे पहले क्या है कि उसकी सपोर्टिव थेरेपी यानी सपोर्टिव मेजर्स मेंटेन करने पड़ेंगे. फिर आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि उसको किस टाइप की पॉइजनिंग है, ठीक है. तो हम उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, उसको करेक्ट एंटीडोट देते हैं. सो सपोर्टिव थेरेपी प्लस करेक्ट एंटीडोट, इससे क्या होगा कि पेशेंट के सर्वाइवल के चांसेस क्या होते हैं? इंक्रीज़ हो जाते हैं. ओके, तो सपोर्ट, जब भी आपको एंटीडोट देना है तो एंटीडोट के साथ आपको सपोर्टिव थेरेपी भी मैंडेटरी है प्रोवाइड करना. तो सपोर्टिव थेरेपी प्लस करेक्ट एंटीडोट इंक्रीजेज द पेशेंट सर्वाइवल.
So student, antidotes reduces the overall burden of the health services in the managing of the poison area. एंटीडोट बनने की वजह से क्या हुआ है कि अब बहुत सारे हेल्थ जो डिपार्टमेंट हैं उनको पॉइजनिंग के केसेस को मैनेज करना बहुत ही ज़्यादा आसान हो गया है. सो द क्लासिफिकेशन ऑफ द एंटीडोट्स आर क्लासिफाइड in two categories. First is the according to the mode of action and second is the according to the site of the action. So student, according to the mode of action there are three categories of the antidote. First is the physical antidote, second is the chemical antidote and third is the physiological or pharmacological antidote. Now come to the second category according to the site of action. The example included in this category is the chelators, N-acetylcysteine and thiosulfate etc. सो स्टूडेंट की क्या थे आपके क्लासिफिकेशन थे एंटीडोट के, दो टाइप से क्लासीफाई किया गया है. फर्स्ट जो क्लासिफिकेशन की कैटेगरी है वो मोड ऑफ एक्शन के अकॉर्डिंग है एंड सेकंड जो कैटेगरी है वो आपकी साइट ऑफ एक्शन के अकॉर्डिंग है. सो मोड ऑफ एक्शन के अकॉर्डिंग थ्री क्लासेस हैं इनके. लाइक फर्स्ट क्लास इज़ द फिजिकल एंटीडोट, ठीक है, सेकेंड आपका केमिकल एंटीडोट है एंड थर्ड इज़ द फिजियोलॉजिकल और फार्माकोलॉजिकल एंटीडोट है. साइट ऑफ एक्शन के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके एग्जांपल दिए गए हैं एंटीडोट के, लाइक चिलेटर्स, N-acetylcysteine एंड थायोसल्फेट. तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि फ़िज़िकल एंटीडोट क्या होते हैं. तो फिज़िकल, यहाँ पे टर्म क्या है, फिज़िकल का मतलब क्या हुआ कि कोई भी ऐसी चीज़ जो क्या कर रही है, किसी भी चीज़ की बॉडी से बिलोंग कर रही है, उसके नेचर मतलब उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टी को चेंज कर रही है, यानी कि उसकी केमिकल यानी जो उसका नेचर है उसको नहीं चेंज कर रही है. तो फिज़िकल एंटीडोट वो एंटीडोट होते हैं जो कि क्या करते हैं कि ये पॉइज़न की फ़िज़िकल प्रॉपर्टी को इंटरफेयर करते हैं, उनके नेचर को नहीं चेंज करते हैं. आपको एग्जांपल पे मैं बता सकती हूँ, जैसे कि क्या है कि आपने कोई सब्सटेंस लिया, ठीक है, आपने कोई केमिकल सब्सटेंस लिया जिसका नेचर क्या है कि वो क्या है, बहुत ही टॉक्सिक मतलब टॉक्सिक एजेंट है, लाइक पॉइजन आप समझ लो. तो वो क्या है कि जब हम कोई फिज़िकल एंटीडोट दे रहे हैं तो वो एंटीडोट क्या करता है कि वो क्या करेगा कि उस पॉइजन यानी वो जो केमिकल सब्सटेंस है उसके ऊपर क्या कर रहा है कि एक लेयर बना दे रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि उसके अंदर की जो टॉक्सिक मटेरियल्स हैं वो रिलीज़ नहीं हो रहे हैं, ठीक है, उसके अंदर से. और वो जब रिलीज़ नहीं होंगे तो वो क्या करेंगे कि हमारी सिस्टमिक सर्कुलेशन तक नहीं पहुँचेंगे. तो यहाँ पे क्या है कि हम उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टी को अल्टर कर रहे हैं पॉइजन की, ना कि उसका हम नेचर चेंज कर रहे हैं. उसका नेचर क्या है, टॉक्सिसिटी प्रोवाइड करना, टॉक्सिसिटी देना, ठीक है. तो उससे क्या है कि हम उसकी टॉक्सिक नेचर को नहीं चेंज कर पा रहे हैं कि हमने कोई एंटीडोट दे दिया तो जिससे क्या है कि उसका टॉक्सिक नेचर चेंज हो गया. बट होता है ऐसा होता है केमिकल एंटीडोट के केस में. बट हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं फिज़िकल एंटीडोट. फिज़िकल एंटीडोट क्या करते हैं कि ये पॉइज़न के ऊपर डिफरेंट मैकेनिज्म से काम करते हैं और जिसकी वजह से क्या होता है कि उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है बट उसकी केमिकल प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती है, उसका नेचर नहीं चेंज होता है. सो द फिज़िकल एंटीडोट्स आर द एजेंट यूज्ड टू इंटरफेयर विद द पॉइजन्स थ्रू फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ एंड नॉट चेंज देयर नेचर को नहीं चेंज करते हैं. तो यहाँ पे स्टूडेंट थ्री मैकेनिज्म है जिसके थ्रू ये फिज़िकल एंटीडोट वर्क करते हैं. फर्स्ट इज़ द एब्जॉर्प्शन, सेकेंड इज़ द कोटिंग एंड थर्ड इज़ द डिज़ोल्विंग. तो अभी हम देख लेते हैं एब्जॉर्प्शन. आपने ये टर्म बहुत बार सुना होगा. एब्जॉर्प्शन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन इज़ अ सरफेस फिनोमेना. ये सरफेस फिनोमेना होती है. इसमें क्या होता है कि इनसाइड की मैकेनिज्म कोई भी इन्वॉल्व नहीं होता. जैसे कि एब्जॉर्प्शन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन यानी कि ये पोर्स के थ्रू आप किसी भी मटेरियल को आप इनसाइड ले रहे हो, दैट इज एब्जॉर्प्शन. एब्जॉर्प्शन यानी कि ये सरफेस फिनोमेना है, ये आपके बॉडी के अंदर नहीं जा रहा है, ये एक सरफेस पे एक लेयर फॉर्म कर रहा है. सो एब्जॉर्प्शन एक मैकेनिज्म होता है जिसके थ्रू फिजिकल एंटीडोट वर्क करते हैं. लाइक एब्जॉर्प्शन इज द एडिशन ऑफ एटम, आयंस और मॉलिक्यूल्स फ्रॉम अ गैस, लिक्विड और डिजॉल्व सॉलिड टू अ सरफेस, ठीक है. This process creates a film of the adsorbate on the surface of the adsorbent. कि एब्जॉर्प्शन प्रोसेस के थ्रू कैसे वर्क करता है एंटीडोट
जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब भी आप कोई पॉइजन सब्सटेंस कोई ले रहा है तो आप जब उसको फिजिकल एंटीडोट दे रहे हो तो एब्जॉर्प्शन के केस में क्या होता है कि वो आप एंटीडोट क्या करता है कि उस पॉइजन के ऊपर एक फिल्म का फॉर्मेशन कर देता है, एक लेयर फॉर्म कर देता है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो जो पॉइजनस सब्सटेंस है वो वहाँ से रिलीज़ नहीं हो पाता है और क्या है कि वो आपके म्यूकोसा तक नहीं पहुँचेगा और म्यूकोसा से एब्जॉर्ब होकर फिर ये सिस्टमिक सर्कुलेशन तक नहीं जाएगा। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल मैंने लिया है एक्टिवेटेड चारकोल। एक्टिवेटेड चारकोल क्या होता है आपका यूनिवर्सल एंटीडोट होता है और इसका मैकेनिज्म क्या होता है, ये एब्जॉर्प्शन के मैकेनिज्म पे वर्क करता है। सेकेंड आपका मैकेनिज्म जिसके थ्रू फिजिकल एंटीडोट वर्क करते हैं, दैट मैकेनिज्म इज़ द कोटिंग, ठीक है। तो कोटिंग का क्या मतलब है कि आपकी जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, ठीक है, जिसके थ्रू क्या है कि आपकी कोई भी सब्सटेंस म्यूकस मेम्ब्रेन के थ्रू एब्जॉर्ब होकर सिस्टमिक सर्कुलेशन तक पहुंचते हैं। तो कोटिंग के केस में क्या होता है कि अगर यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है, आप एग और मिल्क का मिक्सचर मिलाकर अगर किसी भी पर्सन को दे रहे हो जिसने क्या किया है कि पॉइज़न लिया हुआ है, पॉइज़न इंजेस्ट किया है, तो क्या है कि वो क्या करेगा, एग एंड मिल्क क्या करेगा कि म्यूकोसा के ऊपर एक लेयर का फॉर्मेशन कर देगा, म्यूकोसा की कोटिंग कर देगा, ठीक है। म्यूकोसा के ऊपर जब कोटिंग हो जाएगी तो जो आपका पॉइजनस सब्सटेंस है वो आपकी म्यूकस मेम्ब्रेन तक नहीं पहुंचेगा और ओवरऑल सिस्टमिक सर्कुलेशन तक नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका सेकेंड मैकेनिज्म जिस पे बेस होके फिजिकल एंटीडोट वर्क करते हैं। अब हम आते हैं थर्ड मैकेनिज्म पे। थर्ड मैकेनिज्म इज़ द डिज़ोल्विंग। डिज़ोल्विंग का मतलब आपको पता है कि किसी चीज़ को डिज़ोल्व कर देना, यानी कि अगर कोई चीज़ डिज़ोल्व हो जा रही है तो उसकी क्या है कि जो प्रॉपर्टी है वो भी चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने कार्बोलिक एसिड का एग्जांपल लिया है। तो जब भी आप 10% अल्कोहल या 10% ग्लाइसिन आप दे रहे हो तो इसमें क्या है कि ये कार्बोलिक एसिड डिज़ोल्व हो जाता है, तो इसकी टॉक्सिसिटी यहाँ पे आपकी रिड्यूस हो जाएगी। आपको पता है कि जब ये कार्बोलिक एसिड एज किसी भी डिजोल्यूशन फॉर्म में नहीं है, सिर्फ कार्बोलिक एसिड है, तो इसकी टॉक्सिसिटी ज़्यादा है। जब आप इसको डिज़ोल्व कर दोगे डिफरेंट सब्सटेंस में तो यानी कि इसका कंसंट्रेशन डाउन हो जाएगा, ठीक है। तो वो एज सच जितना टॉक्सिक पहले था उतनी टॉक्सिसिटी इसकी बाद में नहीं होगी। सो स्टूडेंट अभी हमने क्या डिस्कस किया, फिजिकल एंटीडोट एंड फिजिकल एंटीडोट के मैकेनिज्म, किस मैकेनिज्म पे ये बेस्ड होकर वर्क करते हैं। तो यहाँ पे तीन मैकेनिज्म थे, एब्जॉर्प्शन, कोटिंग एंड डिज़ोल्विंग। तो स्टूडेंट जब हमने फिज़िकल एंटीडोट डिस्कस किया है तो हम एक्टिवेटेड चारकोल के बारे में ना डिस्कस करें ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो ये एक्टिवेटेड चारकोल क्या होता है, दिस इज़ द वन टाइप ऑफ द फिज़िकल एंटीडोट और इसे हम यूनिवर्सल एंटीडोट भी कहते हैं। यूनिवर्सल एंटीडोट इसे हम क्यों कहते हैं, क्योंकि क्या होता है कि जब हमें पॉइजनिंग के बारे में प्रॉपर पता नहीं होता है, लाइक कि हमें ये नहीं पता होता है कि पर्सन किस टाइप की पॉइजनिंग से सफ़र कर रहा है, ठीक है। हमें ये नहीं पता होता कि उसने कौन सा सब्सटेंस लिया है, कौन सा ऐसा केमिकल सब्सटेंस लिया है जिसकी वजह से उसे पॉइजनिंग हुई है, ठीक है। तो उस केस में क्या है कि हम उसको एक स्पेसिफिक एंटीडोट नहीं दे सकते हैं क्योंकि हमें उसकी पॉइजनिंग के बारे में नहीं पता है। तो उस केस में हम उसे क्या देते हैं, एक्टिवेटेड चारकोल दे सकते हैं, ठीक है। तो एक्टिवेटेड चारकोल क्या है कि हर टाइप की पॉइजनिंग में यूज़ किया जा सकता है एक्सेप्ट आयरन, लिथियम एंड इथेनॉल ओवरडोज। इन तीन को छोड़ के अगर किसी भी केस में किसी भी तरह की पॉइजनिंग हुई है तो उसमें हम एक्टिवेटेड चारकोल दे सकते हैं। इसलिए हम एक्टिवेटेड चारकोल को क्या कहते हैं, यूनिवर्सल एंटीडोट कहते हैं, ओके। तो अभी हम डिस्कस कर लेते हैं कि ये एक्टिवेटेड चारकोल बनता कैसे है, इसका प्रोडक्शन कैसे होता है। सो स्टूडेंट एक्टिवेटेड चारकोल इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द हीटिंग pulverized carbonaceous substances like the sawdust, peat और कोकोनट सेल्स। एक्टिवेटेड चारकोल्स कैसे प्रोड्यूस किए जाते हैं, यहाँ पे पल्वराइज्ड की मीनिंग मैं आपको बता देती हूँ। पल्वराइज्ड का मतलब होता है कि रिड्यूस टू फाइन पार्टिकल्स, ओके। पल्वराइज्ड की मीनिंग होती है रिड्यूस्ड टू फाइन पार्टिकल्स, यानी कि अगर कोई सब्सटेंस एक बल्क में है तो उसको हमें क्या करना है, छोटे छोटे फाइन पार्टिकल्स में ब्रेक करना है, दैट इज़ कॉल्ड द पल्वराइज्ड, ओके। तो प्रोड्यूस्ड बाय द हीटिंग
पल्वेराइज्ड कार्बोनेसियस सब्सटेंसेस। कार्बोनेसियस सब्सटेंस यानी वो सब्सटेंस जिसमें क्या है कि कार्बन का अमाउंट ज़्यादा है। दीज सब्सटेंसेस आर कार्बन कंटेनिंग सब्सटेंसेस, ओके, कार्बन कंटेनिंग। सो जब क्या करते हैं हम कि चारकोल, एक्टिवेटेड चारकोल को हम कैसे बनाते हैं, तो एक्टिवेटेड चारकोल को बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जो भी कार्बोनेसियस सब्सटेंसेस होते हैं यानी जिसमें कार्बन का अमाउंट ज़्यादा होता है, उन सब्सटेंस को हम हीट करके और छोटे छोटे पार्टिकल में ब्रेक कर लेते हैं, ठीक है। तो वो जो सब्सटेंस बनता है वो हमारा क्या कहलाता है, वो कहलाता है एक्टिवेटेड चारकोल। तो कार्बोनेसियस सब्सटेंसेस क्या होते हैं, कार्बोनेसियस सब्सटेंस लाइक सॉडस्ट, पीट और कोकोनट सेल्स। सॉडस्ट क्या होती है, सॉडस्ट इज़ द प्रोडक्ट और वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ द वुड वर्किंग, ठीक है, जहाँ पे लकड़ी का काम होता है। सॉडस्ट का मतलब, डस्ट का मतलब आपको पता है धूल, ठीक है। लकड़ी का जहाँ पे काम होता है वहाँ पे जो उस वुड की जो डस्ट होती है, ठीक है, वो डस्ट आपकी क्या कहलाती है, सॉडस्ट कहलाती है, ठीक है। तो उसमें क्या है कि कार्बन का अमाउंट ज़्यादा होता है, तो सॉडस्ट को भी क्या है कि हम इसके थ्रू मॉडिफाई करके यानी कि हीटिंग करके उसको पल्वेराइज करके हम एज ए एक्टिवेटेड चारकोल यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड क्या है, पीट। पीट का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, पीट इज़ द पार्शियल डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल सब्सटेंसेस। जो वेजिटेबल सब्सटेंस होते हैं वो जब डिकम्पोज हो जाते हैं, ठीक है, तो उनको हम पीट कहते हैं। एंड लास्ट वन इज़ द कोकोनट सेल्स। कोकोनट सेल्स आपको पता है, ठीक है। So the activated charcoals are produced by the pulverized carbonaceous substances like the sawdust, peat और coconut cells. एक्टिवेटेड चारकोल्स कैसे बनाए जाते हैं, एक्टिवेटेड चारकोल में हम क्या करते हैं, जो भी आपके कार्बोनेसियस सब्सटेंस हैं लाइक सॉडस्ट, पीट एंड कोकोनट सेल्स, इनको हम हीट के थ्रू क्या कर रहे हैं कि फाइन पार्टिकल्स में ब्रेक कर ले रहे हैं। तो उससे जो मटेरियल हमें मिल रहा है दैट इज़ कॉल्ड द एक्टिवेटेड चारकोल, ओके। सो नेक्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं, व्हाट इज़ द नेक्स्ट पॉइंट, द एक्टिवेटेड चारकोल कैन प्रिवेंट सिस्टमिक absorption of the drugs when given within the 1 to 2 hour of the ingestion of what, ingestion of the poison। activated charcoal को अगर हम किसी भी पर्सन को, किसी भी पेशेंट को जिसको पॉइजन इनहेल किए हुए 1 से 2 घंटे हुए ही हैं, उसे अगर हम एक्टिवेटेड चारकोल तुरंत दे देते हैं तो उससे क्या होता है कि जो पॉइजन का सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन होता है यानी कि जो पॉइजन के ब्लड में जाने के जो चांसेस होते हैं वो क्या होते हैं, टोटली प्रिवेंट हो जाते हैं, ओके। तो अगर हमें ट्राई करना चाहिए कि एक्टिवेटेड चारकोल को हम 1 से 2 घंटे के अंदर ही पेशेंट को प्रोवाइड कर दें, ओके। नेक्स्ट आता है, द ऑप्टिमल डोज इज़ प्रोबेबली अ 40:1 रेशियो बाय वेट ऑफ द चारकोल टू ड्रग। यहाँ पे ये वेट क्या है, ये क्या है, चारकोल है, एंड ये क्या है, ड्रग है। यानी कि चारकोल का अमाउंट क्या होता है, 40 गुना ज़्यादा होना चाहिए एज़ कम्पेयर टू ड्रग, यानी कि ड्रग से बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हमें चारकोल को देना पड़ता है, ठीक है। ड्रग यहाँ पे क्या है, ड्रग इज़ द पॉइजन, जो भी पॉइजन लिया है पेशेंट ने, ओके। नेक्स्ट पॉइंट इज़ द contraindicated फॉर द आयरन, लिथियम एंड इथेनॉल ओवरडोज। तो ये जो आपका यूनिवर्सल एंटीडोट है, यूनिवर्सल एंटीडोट इज़ द एक्टिवेटेड चारकोल। इसको क्या है कि हम अगर आयरन, लिथियम और इथेनॉल में देते हैं तो यहाँ पे कंट्राइंडिकेशंस हो सकते हैं। तो हमें क्या करना है कि आयरन, लिथियम एंड इथेनॉल के पॉइजनिंग में हमें एक्टिवेटेड चारकोल को अवॉइड करना है। The second category of the antidote is the chemical antidote। मैंने आपको दोनों में डिफरेंस बताया था कि फिजिकल एंटीडोट क्या करते हैं कि किसी भी पॉइजन की जो प्रॉपर्टी होती है, जो उसकी केमिकल प्रॉपर्टी होती है, जो उसका नेचर होता है, उसको चेंज नहीं करते हैं। बट केमिकल एंटीडोट क्या करते हैं कि ये केमिकल एंटीडोट पॉइजन के साथ या टॉक्सिकेंट के साथ इंटरैक्ट हो जाते हैं, ठीक है। इंटरैक्ट होने के बाद क्या करते हैं कि ये टॉक्सिकेंट के जो इफ़ेक्ट्स हैं उनको या तो न्यूट्रलाइज कर देते हैं या चेंज कर देते हैं। सो द केमिकल एंटीडोट्स इंटरैक्ट स्पेसिफिकली विद द टॉक्सिकेंट और न्यूट्रलाइज द टॉक्सिकेंट। ये क्या करते हैं, टॉक्सिकेंट का मतलब यहाँ पे क्या है, पॉइजन, ठीक है। तो जो केमिकल एंटीडोट है ये क्या करते हैं कि पॉइजन के साथ इंटरैक्ट करके उनकी केमिकल प्रॉपर्टी को चेंज कर देते हैं या फिर उस पॉइजन को न्यूट्रलाइज कर देते हैं।
तो ये स्टूडेंट यहाँ पे हमने एग्जांपल दिया है, द मेटल्स रिलेटर्स कंबाइंस विद द मेटल्स टू फॉर्म द कॉम्प्लेक्सेस एंड दैट कैन देन बी एलिमिनेटेड बाय द किडनी। जैसे कि अब यहाँ पे मैं एग्जांपल के थ्रू आपको बताना चाहूँगी कि आपने अगर केमिस्ट्री में SAR पढ़ा होगा, SAR इज़ द स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप। आपने देखा होगा, अगर SAR आपने पढ़ा है तो आपको पता होगा कि किसी भी कंपाउंड में जो डिफरेंट ग्रुप्स अटैच होते हैं, ठीक है, किसी भी स्ट्रक्चर से जो डिफरेंट ग्रुप्स अटैच होते हैं, तो एक ग्रुप के चेंज करने से क्या होता है कि उस पूरे कंपाउंड की प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, ठीक है। सेम कंडीशन आपकी यहाँ पे केमिकल एंटीडोट के साथ होती है कि जो केमिकल एंटीडोट होते हैं ये क्या करते हैं कि जो आपके टॉक्सिकेंट्स हैं यानी जो पॉइजन है उनके साथ ये क्या करते हैं, बाइंड हो जाते हैं और क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो वो जो कॉम्प्लेक्स बनता है वो क्या होता है, एक बहुत ही वो जो कॉम्प्लेक्स होता है वो डिज़ोल्व नहीं होता है ईजिली, ठीक है, वो डिज़ोल्व नहीं होगा और तो वो एब्जॉर्ब नहीं होगा, आपकी म्यूकस मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाएगा, रिसेप्टर्स पे वर्क नहीं कर पाएगा और फाइनली क्या होता है, सिस्टमिक सर्कुलेशन तक नहीं पहुंचता है, ठीक है, जो आपका कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। तो वो कॉम्प्लेक्स क्या होता है, एज सच क्या होता है, किडनी से एलिमिनेट हो जाता है, ठीक है। तो केमिकल एंटीडोट का मैकेनिज्म क्या होता है, केमिकल एंटीडोट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन मैकेनिज्म के थ्रू वर्क करते हैं। ये जो केमिकल एंटीडोट होते हैं ये क्या करते हैं, टॉक्सिकेंट्स के साथ मिलकर कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। और वो जो कॉम्प्लेक्स बनता है वो कॉम्प्लेक्स ईजिली क्या होता है कि उस मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाएगा और ना ही ये क्या होगा, रिसेप्टर से इंटरेक्ट कर पाएगा। सो ओवरऑल क्या है कि ये सिस्टमिक सर्कुलेशन तक नहीं पहुँच पाएगा और जिसकी वजह से फिर क्या होगा कि ये हमारी बॉडी से एलिमिनेट हो जाएगा बाय द किडनी। यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया है, द चिलेटर इज़ द DMSA। DMSA इज़ द डाइमर कैप्टोसक्सिनिक एसिड। ये सेम क्या करता है कि ये आपकी जो मेटल्स होते हैं लाइक आर्सेनिक, लेड, ये जो हैवी मेटल्स पॉइजनिंग होती है उसमें हम इसको देते हैं DMSA। ये क्या करते हैं कि उस मेटल्स के साथ बाइंड होकर कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं और वो कॉम्प्लेक्स क्या होता है, म्यूकस मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाता, सिस्टमिक सर्कुलेशन तक नहीं पहुँच पाता है और फिर ये क्या है कि हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब भी नहीं हो पाता है। तो ये इसलिए क्या होता है कि एज सच हमारी बॉडी से एलिमिनेट हो जाता है बाय द किडनी। तो ये क्या होता है, आपका केमिकल एंटीडोट का मैकेनिज्म होता है। केमिकल एंटीडोट इस मैकेनिज्म के थ्रू वर्क करते हैं। The last category of the antidote is the pharmacological antidote. So, the pharmacological antidotes counteract the effect of a poison by producing the opposite pharmacological effect. ठीक है, जो फार्माकोलॉजिकल एंटीडोट होते हैं वो कोई ड्रग हो सकती हैं जो क्या करती हैं कि पॉइजन के इफ़ेक्ट को एंटागोनाइज करती हैं, यानी पॉइजन के इफेक्ट को कम कर देती हैं। तो यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया है लाइक ACHE इनहिबिटर्स। ACHE इज़ द एसिटाइल कोलिनेस्टेरेज एंजाइम इनहिबिटर्स। जो एसिटाइल कोलिनेस्टेरेज पॉइजनिंग होती है, आपको पता है कि ये पॉइजनिंग किस में होती है, ये ऑर्गेनोफॉस्फोरस में होती है, ठीक है। मैंने ये टॉपिक पढ़ाया है, आप उसको उस वीडियो को जाके देखिए तो आपको समझ में आएगा कि ये जो ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग होती है तो उसमें क्या होता है कि जब कोई भी पर्सन क्या करता है, ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड्स का क्रॉनिक यूज़ करता है तो ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग होती है। तो ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग में क्या मैकेनिज्म होता है हमारी बॉडी में ये एंजाइम बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस होने लगता है, दैट इज़ द एसिटाइल कोलिन एस्टरेज। एसिटाइल कोलिन एस्टरेज एंजाइम की वजह से क्या होता है कि एसिटाइल कोलिन का फॉर्मेशन हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा होने लगता है और जिसकी वजह से एसिटाइल कोलिन से रिलेटेड इफ़ेक्ट्स हमारी बॉडी में शो होने लगते हैं। तो इस पॉइजनिंग को ट्रीट करने के लिए जो हम एंटीडोट देते हैं, दैट एंटीडोट इज़ द ACHE इनहिबिटर्स। फॉर एग्जांपल इज़ द एट्रोपिन, ठीक है। तो ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग के केस में हम जो एंटीडोट देते हैं वो एंटीडोट क्या होता है, एट्रोपिन होता है। तो ये क्या है कि फार्माकोलॉजिकल एंटीडोट होते हैं, यानी कि एक कोई ड्रग लेने की वजह से क्या हो रहा है कि एक किसी दूसरी ड्रग का इफ़ेक्ट क्या हो रहा है, अपोज हो जा रहा है, कम हो जा रहा है, या कोई ड्रग क्या कर रही है, एंटागोनाइज कर रही है पॉइजन के इफेक्ट को, ठीक है। तो वो क्या है आपका फार्माकोलॉजिकल एंटीडोट की कैटेगरी में आती है। सो द फार्माकोलॉजिकल एंटीडोट में न्यूट्रलाइज और एंटागोनाइज द इफेक्ट ऑफ अ टॉक्सिकेंट। टॉक्सिकेंट इज़ द पॉइजन, यानी कि फार्माकोलॉजिकल एंटीडोट क्या करते हैं कि जो टॉक्सिकेंट है उसके इफेक्ट्स को या तो न्यूट्रलाइज कर देते हैं या
एंटागोनाइज कर देते हैं। तो एंटागोनाइज का एग्जांपल हमने यहाँ पे देख लिया, द एंटागोनाइज इफेक्ट इज़ द एट्रोपिन। तो स्टूडेंट आज हमने जो डिस्कस किया वो था आपका सिस्टमिक एंटीडोट, ठीक है। अभी मैंने सिस्टमिक एंटीडोट के बारे में आपको सब कुछ बता दिया है। सिस्टमिक एंटीडोट क्या होते हैं, उनकी क्लासिफिकेशन क्या होती है, डिफरेंट कैटेगरी डिस्कस कर ली है, और यूनिवर्सल एंटीडोट के बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया है। सो आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। इन केस एनी क्वेरी काइंडली आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।